फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.1 यानी थेल्स का प्रमेय यानी समानुपाती का प्रमेय। स्टूडेंट्स, ये प्रमेय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय माना जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज ये प्रमेय आ जाता है आपके एग्जाम में। तो प्रमेय सीखने लायक है, और कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि जब एक बार कहीं लिखा दिया जाता है तो उसको 10 बार लिख के लाओ, 20 बार लिख के लाओ, ऐसा भी होता है। तो ना कि इसको रटने के बजाय पहले हम प्रमेय को थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको इसको मिनिमम 3 से 4 बार लिखना भी पड़ेगा, फिर आपकी मर्जी, आपके माइंड की कंडीशन कैसी है उस हिसाब से आपको इसको लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। थेल्स का प्रमेय यानी समानुपाती का प्रमेय क्या है। पहले तो ये जो लाइन दी है वो अपने पढ़ के लिख लेते, मतलब पढ़ के समझ लेते, और उसके बेसिस पे हम लोग पता कर लेते कि क्या पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरीके से आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि थेल्स का प्रमेय लिखो, या डायरेक्ट समानुपाती का प्रमेय, या ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी है ये पूरा का पूरा लाइन लिखकर भी आपको दे सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समझते हैं इस लाइन में जो मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनें लिखी है उसमें क्या है। ये एज इट इज एनसीईआरटी बुक से उठाई गई लाइन है। चलो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, किसी भी त्रिभुज, अच्छा किसी त्रिभुज की जब बात की गई है तो मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, एक त्रिभुज ये बना लिया मैंने त्रिभुज। अच्छा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो बुक में इस भुजा के समांतर यहाँ पे एक लिटी ली गई है ऐसे यहाँ पर इस भुजा के समांतर एक रेखाखंड यहाँ पे लगा दिया गया, रेखा खींची गई है इस भुजा के समांतर। क्या आप इसके समांतर भी यहाँ पे लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। क्या आप इसके समांतर भी यहाँ पे लगा सकते हो? लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन बुक में ये दिया गया था, अपने लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु में प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अच्छा, क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान ली मैंने वो एक भुजा ये है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, ये क्या कर रही है, अन्य दो भुजाओं को एक एक बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। एक को यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है और एक को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। समझेंगे फिर से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, देखो समांतर शब्द का अर्थ क्या होता है, ये एक लिटी है और ये एक दूसरी लिटी है, तो इन दोनों को हम कहेंगे समांतर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी और क्या चीज़ें समांतर हो सकती है, एक रेल की पटरियाँ भी होती है, वो समांतर है। ठीक है, आप देखे होंगे, तो समांतर का एक सबसे बेस्ट उदाहरण हम ले सकते हैं। या हमारी चढ़ने वाली जो सीढ़ियाँ होती है वो भी क्या होती है, समांतर होती है, जिसपे हम चढ़ते हैं। तो ये जो दो लिटियाँ एक दूसरे के कैसी है, समांतर है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर ये रख दिया मैंने, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्या खींची है मैंने, एक रेखा खींची है। ठीक है, और एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात मतलब ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी, मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात इसके बट्टे में इसके बट्टे में समान हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका नाम दूं ए, अच्छा मैं बुक वाला ही नाम दे देता हूँ, ए बी सी, ए बी और सी। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे ABC लिखा है और इसको यहाँ पे D कर दिया और इसको E कर दिया। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब अगर मैं AD के बट्टे में ये वाला DB लिखूं, क्या लिखूं, DB, तो इधर वाला भाग भी सेम ऐसे ही होगा कि AE बट्टे में EC क्या हो जाएगा, EC। ये हो जाएगा समान अनुपात में विभाजित होना। ठीक है, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रमेय। क्या स्टार्ट करते हैं, प्रमेय। सबसे पहले लिखेंगे पक्ष, साध्य और उत्पत्ति। देखो कहीं कहीं ऐसा होता है डायरेक्ट उत्पत्ति दी है और आप पक्ष, साध्य और उत्पत्ति भी लिख सकते हो। ठीक है, पक्ष में क्या लिखेंगे, जो दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पक्ष, सबसे पहले क्या लिखूंगा, पक्ष। ठीक है, पक्ष में मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है मैं वो लिखूंगा। हमें पहली बात एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC दिया गया है। दिया है कि नहीं है, दिया गया है। चलो भाई, बहुत खुशी की बात है कि दिया गया है। इसको यहाँ ले लेते हैं ना, ताकि मेरे लिए वो जगह बच जाएगी, काम में आएगी। हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया, देख लो ABC, यहाँ पर मुझे एक त्रिभुज ABC दिया गया है। अच्छा, मैंने BC के समांतर दो रेखाएं दूसरी खींची है, तो और दूसरा क्या किया है, BC के समांतर, क्या BC के समांतर भुजा
BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, एक रेखा खींची। देख रहे हो BC के समांतर कहाँ रेखा खींची है, ये वाली इस BC के समांतर ये रेखा खींची, जो क्या कर रही है, जो AB क्या, AB और क्या, AB और AC को, AB और AC को क्रमशः किस बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। देखो AB को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, D में, क्रमशः D और इधर आप देखोगे E में प्रतिच्छेदित कर रही है, E में प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ये पक्ष लिख सकते, बुक में यहाँ से डायरेक्ट उत्पत्ति दिया तो आप डायरेक्ट ये पक्ष ना लिखकर इधर उत्पत्ति लेकर ये लाइन लिखकर फिर साध्य लेकर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर से बता रहा हूँ क्या दिया है, हमें त्रिभुज ABC दिया, देखो जो दिया वही आपको तो लिखना है। हमें त्रिभुज ABC दिया गया है और BC के समांतर, ये BC है और इसके समांतर देखो एक रेखा खींची, जो क्या कर रही है, जो AB को और AC को कहाँ काट रही है, AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित करना यानी वहाँ पर उसको काटना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है और यही यहाँ पर हमको फिलहाल लिखना है। दूसरा क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, यानी साध्य क्या हो जाएगा हमारा अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध ये करना है कि AD के बट्टे में क्या आएगा, AD बट्टे में आ जाएगा DB, क्या आ जाएगा DB बराबर हमें क्या करना है, AE बट्टे में करना EC, ये हमें यहाँ पर साध्य कर देना है। क्या करना, साध्य यानी सिद्ध करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा साध्य यानी AD बट्टे में DB और AE बट्टे में EC, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। यानी हमारा सब कुल मिलाकर जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, जो भी प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में सबसे पहले, अब आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा आपके NCERT में ये उपपत्ति डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है, यानी यहाँ पे ऐसा कर दिया उपपत्ति, और बाकी मतलब ये वाले दोनों भाग नहीं लिखे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, आपको अगर लिखना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि मैं गुजरात बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, गुजरात बोर्ड में इसी तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर E से AB पर मैं एक लंब खींचूंगा, क्या करूँगा, एक लंब खींचूंगा। क्या बात है, अलार्म बज रहा है, ठीक है। क्या करूँगा, E से एक लंब खींचूंगा यहाँ पर, ठीक है। और लंब को कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना, फिर D से लेकर मैं इस पर यानी AC पर एक लंब खींचूंगा, ठीक है। और इनके नाम दे दूंगा, लंब जहाँ पर गिर रहा है उनके नाम दे दूंगा। इसका नाम दे दूंगा N और इसका नाम मैं दे दूंगा M, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर मैं इसको और इसको मिला दूंगा, ठीक है। बस अब हमारी यहाँ पर आकृति हो जाती है पूरी अच्छे तरीके से तैयार। क्या हो जाती है, आकृति हो जाती है तैयार। अच्छा उपपत्ति में यहाँ से जब मैं लिखूंगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लाइन लिख दूंगा कि BE और, अच्छा किसको किसको मिलाया है, देखो BE और DC को मिलाया, और किसको मिलाया, DC को मिलाया। देख रहे हो, मिला दिया मैंने। भैया हम जो कर रहे हैं वही तो हमको लिखना, और करना क्या है इसमें, जो कर रहे हैं वही तो लिखना है। BE और DC को मिला दिया। चलो आगे क्या करना है, आगे एक लंब लगाया है, EN देखो पूरे के पूरे AB पर लंब है। गुरुजी साइड में बैठ जाइए। हाँ दूसरा क्या करना है, EN आप देख रहे हो लंब, ये पूरे पे लंब है। हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि ये जो EN है ना, EN ये क्या है, लंब है। लंब को इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। ये EN लंब किस पर है, AB पर। किस पर है, AB। और दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे DM। क्या लिखोगे, DM। और DM ये लंब है। DM किस पर लंब है, वो है AC पर। किस पर है, AC पर है। ऐसा लिखेंगे, लंब है। इतना लिख दिया, यानी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर EN लंब है AB पर और DM लंब है AC पर। आपको इतना पहले लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक सूत्र लिखना है क्षेत्रफल का। सबसे पहले आप जानते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और लंब दिया हो तो आप क्या लिखोगे, ये होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे में हो जाता है लंब, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। लंब या कुछ लोग लंबाई भी लिखते हैं। आधार क्या होता है, ये आड़ी रेखा है, लंब यानी उस पर जो ये खड़ी 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो हम त्रिभुज यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे हैं, पहला एक त्रिभुज मुझे बड़ा सा दिख रहा है, मैं इसका भी क्षेत्रफल निकालूंगा। फिर अब इस त्रिभुज का दो तरीके से हम सूत्र निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, दो तरीका है, क्या, इधर एक आधार ये हो गया और एक लंब ये हो गया, एक आधार ये हो गया और एक लंब ये हो गया, यानी यहाँ से दो फॉर्मूले बन सकते हैं। दूसरी बात, ये वाला त्रिभुज डी बी और ई, डी बी और ई, इस त्रिभुज को अगर हम देखने जाएंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, लेकिन लंब क्या होगा भाई, इसके लिए लंब तो यही होगा, ठीक है, यही लंब है, क्योंकि ये लंब पूरे पे लंब है, ए बी पर लंब है, यानी इस पे भी कहा जाएगा, देखा ना, ई एन पूरे ए बी पर लंब है। दूसरी बात, मुझे डी ई और सी का जब क्षेत्रफल चाहिए होगा, डी ई और सी का, तो ये मेरा हो जाएगा आधार और लंब क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इस साइड का पहले काम करता, फिर इस साइड का करूँगा। इस त्रिभुज को हम दो भागों में बांट के करेंगे तो हम इजीली इस प्रमेय को और अच्छे तरीके से आसान बना सकेंगे। कैसे समझेंगे, पहले इसका इधर का भाग देखो, सिर्फ इधर का भाग देखेंगे हम। किधर का भाग देखेंगे, मैं एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ जो आपको नहीं बनानी है, खाली मतलब वहाँ पे ऐसे बनानी नहीं, इधर का भाग अपने पहले सोचते हैं। तो पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी मैं इसको आधार लिख लेता हूँ, ये वाला आधार है, देखो ए डी 1/2, आधार क्या हो जाएगा, देखो ए डी गुणे लंब क्या हो जाएगा, ये लिख दूंगा ई एन, क्या लिख दूंगा, ई एन, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, अब मैं ये वाला भाग ले लेता हूँ, ये वाला, ये देख लो, ये वाला त्रिभुज जो मैंने इधर अभी लीटी की है, ये वाला, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लूँगा, डी बी ई वाला। अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, स्टूडेंट कंफ्यूज यही होते हैं कि 1/2 तो मैंने लिख दिया, चलो आधार तो मैंने ये लिख दिया, डी बी लिख दिया, क्या लिख दिया, गुणे में डी बी कर दिया, पर लंब क्या करोगे, लंब कुछ बच्चे इसको कर देते हैं, लंब यही होगा, ठीक है, लंब ई एन ही रखेंगे, लंब नहीं बदलेंगे, लंब ये पूरी लाइन के लिए एक ही लंब है, वो है ई एन, क्या करेंगे, गुणे में ई एन, ठीक है। अच्छा इन दोनों का जब भाग दे दोगे तो क्या आएगा पता है आपको, इन दोनों को भाग दो, इन दोनों का भाग दो, चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करके इन दोनों का भाग देंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, ठीक है, बट्टे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, आप इसमें भाग दे दो, इधर क्या आ जाएगा 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एन, और इधर आ जाएगा 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एन, तो इधर से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए डी बट्टे में डी बी, ये निकल आएगा, ये क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल बट्टे में क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 1 लिख देंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ऊपर लिख देंगे। चलो इतना आपको पहले लिख लेना, स्क्रीनशॉट पाड़ लो फटाफट जिसने नहीं पढ़ा है। चलो अब इसको ऊपर वाले में, ये वाला तो आपने लिख ही लिया है, अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा ये लिख लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते, चित्र की तो अभी हमें ज़रूरत है, खास सख्त और सख्त ज़रूरत है, सख्त ही आवश्यकता है, बड़ी ही सख्त, कितनी सख्त है। चलो तो क्या आया समीकरण, उधर मैंने जब अनुपात लिया इसके बटे में इसको लिया तो एक उत्तर आया, क्या आया ये लिखूंगा मैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए डी ई, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया और इधर स्मॉल ए आर कर दिया, ए आर मतलब एरिया, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं जहाँ का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ उसकी जगह आप शॉर्टकट में आगे ए आर भी लिख सकते हो। बट्टे में क्या निकाला था, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये क्या निकला मेरा, बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर में उत्तर आया है ए डी बट्टे में डी बी,
इसको मैं समीकरण बना के रखूँगा 1। अब क्या करूँगा, देखो मैंने अभी इतना इतना भाग लिया था, अब मैं इधर के साइड का ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब मैं दूसरी ओर का ध्यान रखूँगा, ठीक है। इस साइड, एक साइड का मेरा काम पूरा हो गया, सेम काम मुझे दूसरी ओर भी करना है, सेम काम दूसरी ओर। सेम काम जब इधर की ओर करने जाऊँगा तो इधर लंब ये हो जाएगा और आधार ये पूरी लाइन इसके लिए और इसके लिए। लेकिन मैं फिर से ये त्रिभुज ADE का लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये त्रिभुज ADE लिया था, फिर से लूँगा, क्या लिखूँगा, तथा त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 1/2 गुणे लंब क्या है, लंब ये हो जाएगा DM और आधार क्या है AE, या फिर आधार में पहले लिखूँ AE गुणे में लंब क्या हो जाएगा DM, क्या हो जाएगा DM, ये हो गया। अच्छा दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दूसरा इस त्रिभुज की बात करूंगा। अब ये वाला त्रिभुज, मैंने बोला ना इस त्रिभुज को मैं 2 भागों में बांटा था। भाई आपको इस तरीके का लीटे नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, हाँ भाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो कि यहाँ पर ये हो गया आधार, तो इस पर लंब तो यही रहने वाला है। अच्छा आधार क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा EC और गुणे में लंब हो जाएगा, फिर से हो जाएगा DM। और फिर से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, इसका और इसका भाग दे देंगे। जैसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और उसके बटे में लिख देंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो जब आप भाग देखो तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM और बटे में क्या आ जाएगा 1/2 गुणे EC गुणे DM। DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा AE बट्टे में EC। बस अब हम फाइनल आंसर की ओर आ ही गए हैं। फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको एक ये लाइन लिखनी है क्या। अब देखोगे ये त्रिभुज दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे DBE, तो त्रिभुज DBE और त्रिभुज DBE और, अरे यहाँ पे लिखना है त्रिभुज DBE और दूसरा ये वाला त्रिभुज DEC का एक ही आधार है। दोनों का देख रहे हो, एक ही आधार है कि नहीं है, एक ही आधार है, एक ही आधार है। दूसरी बात, इनका क्षेत्रफल भी समान है तथा क्षेत्रफल भी समान है तथा क्षेत्रफल भी समान होगा, समान होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज DEC, यानी इसका और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में ऐसा लिख देंगे खाली, तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 3 और समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, जो सिद्ध होता है वो सिद्ध क्या हो जाएगा भाई, कि दोनों बराबर आ जाएगा। समीकरण 1 और ये समीकरण जो 2 था ये, तो क्या हो जाएगा AD बट्टे में DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे में EC। भाई तो यही हमको सिद्ध करना था। इसी के साथ हमारा प्रमेय पूरा का पूरा हो जाता है खत्म। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमने प्रमेय, थेल्स का प्रमेय, यानी समानुपाती का प्रमेय पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, कमेंट भी लिखना है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, शेयर तो करना ही करना है, ये तो करना ही नहीं बोलना, और सब्सक्राइब करना मुझे कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।